नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 12 मई 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे रिवाइव करना है, फर्स्ट आर्टिकल द हिंदू का। दूसरा आर्टिकल जो सीज फायर साइन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसके क्या मायने हैं, क्या इससे शांति आएगी, क्या इंडिया ने डेटरेंस क्रिएट कर दिया है, वो सारी चीज़ें 5-6 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है अलग अलग न्यूज़पेपर में, तो वो सब डिस्कस करेंगे दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे वुमेन लीडरशिप से संबंधित ये आर्टिकल है, इसे डिस्कस करेंगे। अगर देखो डिस्कशन छोटा रहता है तो फिर केस स्टडी डिस्कस करेंगे, अदरवाइज अगर लंबा हो गया कि फिर केस स्टडी आज नहीं डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, देश में ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करने से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। DN गुप्ता के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो आज के समय में ना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना बदल गया है। पहले लो कॉस्ट लेबर इंपॉर्टेंट हुआ करता था, जिसका फ़ायदा चाइना ने उठाया और इंडिया भी कोशिश करता रहा, लेकिन उतना फ़ायदा इंडिया को हुआ नहीं। बट आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किन चीज़ों पे फोकस है? आज के समय में फोकस है इनोवेशन पे, आज के समय में फोकस है R&D पर, आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग में फोकस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हाई स्किल लेबर पे, ना कि लो कॉस्ट लेबर पे। आज का जो जमाना है वो टैरिफ्स का जमाना है। यूएसए ने आपको पता है कई देशों पे हाई टैरिफ्स लगाए। इससे देखो पूरा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गया। लेकिन देखो हमें सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस नहीं करना है, हमें अपने फंडामेंटल्स ठीक करने हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो इस आर्टिकल को ना अच्छे ढंग से एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा और पॉइंट्स निकाल के समझाऊंगा। ये तो है सीधा आर्टिकल, लेकिन इसके पॉइंट्स बना के मैं आपको देता हूं। सबसे पहले इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का बैकग्राउंड जानिए। देखो भारत ने ना 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट किया। 2005 में ना हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को जो लॉन्च किया गया था, एम क्या था? MSMEs जो हैं, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, उनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना। कैसे? क्वालिटी इंश्योर करके, ये इंश्योर करके कि MSMEs में इनोवेशन आए, MSMEs में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो। तो ये लक्ष्य था 2005 के नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम का। उसके बाद 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। अब इन प्रोग्राम्स की वजह से देखो इंडिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में पुश आया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये सफिशिएंट है? तो आंसर है बिग नो। कैसे? देखो 2023 का डेटा है, हमारे देश में पर कैपिटा मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिड कितना था? सिर्फ $320। और वर्ल्ड का एवरेज कितना? वर्ल्ड का एवरेज $2000। आप बोलोगे सर ये पर कैपिटा मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिड होता क्या है? देखो पर कैपिटा मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिड हमें यह बताता है कि एक आदमी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एवरेज कितना पैसा जनरेट किया है। तो हमारे देश में ये वैल्यू बहुत कम है। कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे देखो टोटल हमारे देश में आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने वैल्यू जनरेट की $461 बिलियन और हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? $1.4 बिलियन। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा $320 के आसपास, जो कि बना 0.32 के मतलब 1000। वर्ल्ड का एवरेज कितना है? $2000। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिड टोटल जहां $461 बिलियन है, चाइना का $4658 बिलियन है। अब देख लीजिए कहां पे इंडिया स्टैंड कर रहा है। इवन पर कैपिटा R&D में भी इंडिया काफी पीछे है। पर कैपिटा R&D में यूएसए में पर कैपिटा R&D है $159 के मतलब 1000। जर्मनी में है $103 ताइवान में $79,000, चाइना में $21,000। इंडिया तो बहुत पीछे है, इंडिया का नंबर ही नहीं दिया, इतना पीछे है। मतलब इनोवेशन जो इकोसिस्टम है ना इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इंडिया को पर कैपिटा R&D इंप्रूव करनी होगी। और राइटर ना एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोलते हैं, अगर देखो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है ना तो इंजीनियरिंग एजुकेशन को बदलना होगा। मतलब आज इंजीनियरिंग एजुकेशन में क्या दिखते हैं? आज ना जो स्टूडेंट्स हैं फोकस ज़्यादा किस चीज़ पे है? मार्क्स पे है, क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं है।
स्टूडेंट 95% लाता है लेकिन खुद एक छोटा सा गैजेट डिजाइन नहीं कर पाता। एंट्रेंस एग्जाम जो लिए जाते हैं आईआईटी में एडमिशन के लिए या नीट में एडमिशन के लिए, नहीं चलो एमबीबीएस की हम बात नहीं कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में। तो आईआईटी का जो टेस्ट होता है उसमें आप देखोगे बच्चे ना टॉप किया है आईआईटी में, लेकिन बेसिक जो सोल्डरिंग या वायरिंग है वो भी नहीं करना आता, उससे भी डरते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा इकोसिस्टम है, करिकुलम ऐसा ही डिजाइन किया गया है। स्टूडेंट्स 10 पॉइंट सीजीपीए के पीछे भागते हैं लेकिन रियल स्किल्स नहीं है। हाई सीजीपीए वाले रेज्यूमे लिखना तो जानते हैं बट मशीन को डिजाइन करना, मशीन का जो कामकाज है उसे कम समझते हैं। यह दिक्कत है हमारे देश में। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी देते हैं राइटर बोलते हैं देखो जो एंट्रेंस एग्जाम है ना जेई वाले, उनको आप ऐसा डिजाइन करो क्यूरोसिटी टेस्ट हो। टफनेस मतलब एंट्रेंस एग्जाम ऐसे हो गए हैं कि बस स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करना है। सवाल ये होना चाहिए कि जैसे हमारे ऊपर जो पंखा लगा होता है उसकी ब्लेड का एंगल क्यों होता है। सवाल आता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला लिखो। समझ गए? तो एंट्रेंस एग्जाम की जो डिजाइनिंग है उसमें बच्चों की क्यूरियोसिटी चेक होनी चाहिए। और इवन देखो जब ग्रेजुएशन के अंदर एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें आप रियल टाइम प्रॉब्लम सोल्व करवाओ। जैसे बच्चों को बोलो एक असाइनमेंट है आपके लिए, असाइनमेंट में ना आपको लोकल किराना स्टोर के लिए इफेक्टिव बिलिंग मशीन तैयार करनी है। इस प्रकार से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछो उनसे, तो उसी प्रकार का जो एप्टीट्यूड है बच्चों का डेवलप होगा कॉलेज के अंदर। और 50% वेटेज तो देखो कम से कम 50% वेटेज कम से कम किसकी होनी चाहिए? प्रैक्टिकल की होनी चाहिए। स्टूडेंट को जो 3D प्रिंटर मशीन है उसका पार्ट डिजाइन करना सिखाया जाए, चलाना सिखाया जाए, ये सारी चीजें। और देखो जो कार वगैरह बनती है ना, कार बनती है, बाइक बनती है, उसकी असेंबली लाइन होती है फैक्ट्रीज में। तो छोटी सी असेंबली लाइन कॉलेज के अंदर भी हो सकती है ताकि कॉलेज के अंदर ही एक बाइक कैसे बनती है वो चलाना स्टूडेंट्स को सिखाया जाए कि देखो चैन और गियर सिस्टम इस प्रकार से असेंबल होता है। तो बच्चों के अंदर ना रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो डेवलप होगी। लेकिन ये सब हमारे देश में होता नहीं है। हमें सिर्फ देखो कोड लिखने वाले नहीं चाहिए, हमें मशीन बनाने वाले इंजीनियर चाहिए। जैसे पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्टर है ना, उन्होंने एक बात बोली थी, हमारे देश में जितने स्टार्टअप बने हैं ना, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, वो स्टार्टअप कुछ खास नहीं कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड हैं ज़्यादा। जैसे उबर तो हमारा नहीं है, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ये क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन बेस्ड स्टार्टअप ज़्यादा है। क्या उन्होंने कुछ ऐसा डेवलप किया जैसे फेसबुक या फिर टेस्ला टाइप कोई बहुत ही बढ़िया चीज़ इन्होंने बना दी हो जो पूरी दुनिया में छा गई? नहीं। ये ऑलमोस्ट सारे स्टार्टअप जो है ना देश में सस्ती लेबर का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन रियल इनोवेशन नहीं है। राइटर ना सिलिकॉन वैली के लेसन्स बताते हैं, यूएसए में जो सिलिकॉन वैली है। लेकिन उसके बाद राइटर एक जो इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, ये बोलते हैं देखो एआई पे बहुत ज्यादा फोकस है आज के समय में। एआई और आईटी जरूरी है, लेकिन उनका बेस तो देखो इंजीनियरिंग ही है ना। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में एआई का यूज हो सकता है, लेकिन जो मेट्रो पिलर्स बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, वो सिविल इंजीनियर के बिना थोड़ी ना बन सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे नए ट्रैक्टर्स का डिजाइन, विंड मिल या फिर वॉशिंग मशीन का डिजाइन, वो मैकेनिकल इंजीनियर के बिना थोड़ी ना बन सकते हैं। तो कोर जो इंजीनियरिंग है ना, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जरी इंजीनियरिंग, इवन बायोटेक्नोलॉजी, ये जो कोर है इंजीनियरिंग का, इसको भी इग्नोर मत करो एआई के चक्कर में। एआई इन सब सेक्टर्स में यूज हो सकती है, लेकिन इन कोर इंजीनियरिंग के बिना काम नहीं चलेगा, ये तो जरूरी है ही। और देखो आज भी मतलब दुख की बात है, जो एमआरआई मशीन है ना, एमआरआई मशीन हम इंपोर्ट करते हैं, कितना कॉस्टली पड़ता है। खुद से हम एमआरआई मशीन नहीं डिजाइन कर पाए हैं। हालांकि एक प्रीलिम में मैंने न्यूज़ डिस्कस की थी, ऐसी कुछ मशीन अभी एम्स वगैरह में लगाई गई है जो इंडिजिनस है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे कर लीजिए। इतना समय हो गया, एमआरआई मशीन हम खुद से बड़े स्केल पे नहीं मैन्युफैक्चर कर पाए हैं। समझ गए? और राइटर एक बात ये बोलते हैं, अलग अलग टेरेन के लिए ना अलग अलग इंजीनियरिंग होनी चाहिए। जैसे लद्दाख में सन प्रूफ रोड चाहिए, राजस्थान के लिए हीट प्रूफ बिल्डिंग चाहिए, ओशन रिसर्च के लिए वाटर प्रूफ ड्रोन हमें चाहिए। तो हर एक
रीजन में अलग टाइप की इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है, तो वहां पे उसी हिसाब से फोकस किया जाए। अब बात करते हैं यूएसए के सिलिकॉन वैली से हम क्या लेसन सीख सकते हैं। देखो, यूएसए का सिलिकॉन वैली ना इसलिए डेवलप हुआ, सबसे पहले वहां पे स्किल रिच मैन पावर थी। वहां के जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे स्टैनफोर्ड है, स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स फिर गूगल और टेस्ला जैसी कंपनीज में इनोवेशन लेके आए। इसके अलावा वहां पे R&D लैब्स काफी मजबूत हैं। एक तरफ सरकार सपोर्ट प्रोवाइड करती है R&D लैब्स के लिए, दूसरी तरफ वहां के जो कंपनीज है ना, जैसे एप्पल जैसी कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत खर्च किया है R&D पे। उनके पास फ्यूचरिस्टिक टेस्टिंग लैब्स हैं। हमारे देश में कंपनीज R&D पे कम खर्च कर रही हैं। फिर देखो, वहां पे ना जबरदस्त स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे देश में भी है, बेंगलुरु में, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखिए, एयरबीएनबी, उबर, व्हाट्सएप, सब यूएसए के सिलिकॉन वैली के गैरेज से निकल के आई हैं। इवन एशिया में भी एग्जाम्पल दिया जाता है। एशिया में एग्जाम्पल दिया जाता है किसका? ताइवान का, साउथ कोरिया का। अब ताइवान की ना एक बहुत बड़ी कंपनी है TSMC, चिप बनाने वाली कंपनी है। ये वैसे ही नहीं बड़ी हो गई, ताइवान की सरकार ने ना R&D में मदद की, ताइवान की सरकार ने ना इनको फंडिंग दी, तब जाके ये TSMC जो कंपनी है वो आज इतना बड़ा हो पाई है। जबकि हमारे देश के स्टार्टअप्स सिर्फ सर्विस सेक्टर में फंस के रह गए हैं। रियल इनोवेशन खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे देश में नहीं आ पा रहा है। समझ गए? मतलब मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम काफी वीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस क्या हैं? सबसे पहले तो देखो, स्टेट स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क हो। आपने इस मॉडल का नाम सुना होगा, प्लग एंड प्ले मॉडल। प्लग एंड प्ले मॉडल में क्या होता है? एक मैन्युफैक्चरिंग पार्क सरकार बना रही है, सब कुछ पहले से रेडी कर दिया सरकार ने, बिजली, पानी, रोड, टेस्टिंग लैब, सारे अप्रूवल्स तैयार हैं। बस कंपनी आए, मशीन लगाए और तुरंत प्रोडक्शन स्टार्ट करें। कंपनी को कुछ नहीं करना, बाकी का झंझट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, सिर्फ मशीन लेके आए और कंपनी अपना कामकाज स्टार्ट करे। जैसे तमिलनाडु का एग्जांपल दिया जाता है। तमिलनाडु ने ना एक ईवी पार्क बनाया, सब कुछ रेडी है, टेस्ला जैसी कंपनीज आके सीधी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती हैं। ये है प्लग एंड प्ले मॉडल। जैसे पेन ड्राइव आप लगाते हो, सारा अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। फिर है दूसरे नंबर पे प्रोटोटाइपिंग एंड डिजाइन सपोर्ट। प्रोटोटाइपिंग एंड डिजाइन सपोर्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है, जैसे स्टूडेंट का ना कॉलेज में वाटर प्यूरिफायर का एक आइडिया आया। अब कॉलेज में ही ना उसके पास में फैसिलिटीज होनी चाहिए कि अब डिजाइनिंग कैसे करना है प्रोडक्ट का, टेस्ट और सर्टिफाई करने का सेटअप, सब कुछ कैंपस में उसके पास अवेलेबल हो। फिर क्या होगा? कैंपस से स्टार्टअप्स निकल के आएंगे। सरकार ऐसा कर रही है, मैंने देखा है IIT मद्रास में जो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स हैं, वहां पे वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं कि आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में सिखाया जाता है। लेकिन अभी एक दो कॉलेज में करके फायदा नहीं होगा, बड़े स्केल पे करना होगा। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ना आप इकोसिस्टम का पार्ट बनाओ। जैसे IIT मद्रास का मैंने अभी एग्जांपल दिया, IIT मद्रास में ही जो इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स लैब है ना, वो रियल इंडस्ट्री के साथ में काम करती है। तो ऐसे ही बाकी जो कॉलेजेस है ना, वो इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करें। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस को आइसोलेटेड मत रहने दो, उसको इंडस्ट्रियल जो सेटअप है ना उसका पार्ट बनाओ। फिर क्या है? फिर ये है, आप ना बहुत सारे स्टार्टअप्स को कई बार सरकार एंकरेज करती है, बूस्ट करती है, लेकिन ऐसे स्टार्टअप को ज्यादा आप इंसेंटिव दो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऐप डेवलप करने वाले तो देखो हजार हैं, लेकिन मशीन, वॉशिंग मशीन या फिर ड्रोन बनाने वाले स्टार्टअप्स कम हैं। तो इनको फंडिंग मिले तो ज्यादा बढ़िया है। समझ गए? फिर इसके बाद देखो, राइटर एक बात बोलते हैं, सरकार को ना R&D पे खर्च करना होगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अभी R&D पे सरकार खर्च कर रही है सिर्फ 0.65% ऑफ GDP। चाइना खर्च करता है 2.4% ऑफ GDP। इजराइल करता है 4.9% ऑफ GDP। प्रपोजल क्या है? 2% ऑफ GDP खर्च किया जाए R&D पे और एडिशनल 1% R&D से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इससे क्या होगा? शॉर्ट टर्म में तो प्रेशर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में लगेगा यार इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है, कुछ निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। आज अगर हम स्पेंड करेंगे तो इसका फायदा हमें कल होगा।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर अनाउंस हुआ है ना, इस इशू से संबंधित है। आप सिलेबस में देखो जीएस पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस और जीएस पेपर 3 बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी, वहां से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पूरे इशू का बैकग्राउंड आपको पता है, बैकग्राउंड बता के मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधा मुद्दे पे आते हैं। 10 मई को फाइनली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर साइन हो गया। 4 दिनों तक लगातार टेंशंस रही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने देखो अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव कर लिया। लेकिन इस सीज फायर के मायने क्या हैं? क्या इस सीज फायर से डेटरेंस आएगा, डर पैदा होगा पाकिस्तान में? राइटर देखो ये बोलते हैं, ये जो आर्टिकल है ना, आप एक प्रकार से बल्कि 3-4 भी नहीं 5-6 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है। तो सबसे पहली बात राइटर ये बोलते हैं, देखो पाकिस्तान इस सीज फायर के बाद में ऐसा नहीं है कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ देगा। पाकिस्तान के डीएनए में टेररिज्म है। कोई भी सीज फायर उसके लिए सिर्फ एक रीग्रुपिंग स्ट्रेटजी है कि चलो सीज फायर हो गया, अब फिर से थोड़ा रीग्रुप करेंगे, अपने टेररिस्ट को भेजेंगे इंडिया में। तो सीज फायर पहले भी हुए हैं, काफ़ी बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए, उसके बाद सीज फायर हुए, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। एक पाकिस्तानी जनरल बोलते हैं, देखो ये जो वारफेयर है ना, ये एसिमेट्रिक वारफेयर है। एसिमेट्रिक वारफेयर मतलब एक तरफ इंडिया की इकोनॉमी का साइज काफ़ी ज़्यादा है, हमारी इकोनॉमी का साइज छोटा है। एक आतंकवादी को ट्रेन करने में, सस्टेन करने में कम खर्चा आता है, सोल्जर को ट्रेन करने में, सस्टेन करने में ज़्यादा खर्चा आता है। तो आतंकवादी को ट्रेन करके भारत भेजना इज ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा, अगर कुछ हो गया तो आसानी से डिनाई किया जा सकता है कि देखो आतंकवादी हमने भेजा नहीं। और अगर सीधा सीधा लड़ेंगे इंडिया से, कन्वेंशनल वार होगा तो हम देखो हार जाएंगे। तो कन्वेंशनल वार हम इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते, इसीलिए हम ये प्रोक्सी वार करते हैं। अब जाहिर तौर पे वो ये सारी बातें पब्लिक में तो नहीं बोलेगा, लेकिन ये सच है, मतलब सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये प्रोक्सी वारफेयर है पाकिस्तान का, क्योंकि वो कन्वेंशनल वार में इंडिया के सामने ठहरता नहीं है, तो उसको लगता है कि ये एक तरीका है अपने दुश्मन को तंग करने का। वो देखो इवन मिलिट्री एकेडमिक्स है ना, मिलिट्री एकेडमिक्स में ये पढ़ाया जाता है उनके कि इंडिया उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इंडिया हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और एक पाकिस्तानी के जनरल तो ये भी बोलते हैं, अगर देखो हम इंडिया के बारे में खतरा नहीं बताएंगे देश की जनता को, तो जो बजट मिलता है पाकिस्तान की सेना को उसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? एक फेमस कहावत आपने सुनी होगी, अलग अलग देशों की फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान में फौज का एक देश है। पाकिस्तान में फौज सब कुछ कर रही है, वो बिजनेस चला रही है, वो हॉस्पिटल्स बना रही है, मतलब सब कुछ फौज कर रही है पाकिस्तान में। इंडिया पाकिस्तान के लिए जीरो सम गेम है। उसको लगता है कि इंडिया की हार में हमारी जीत है, इंडिया की हार में हमारी जीत है। तो ये पाकिस्तान देखो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। जैसे कुत्ते की पूंछ कितने साल भी पाइप में रखो वो सीधी नहीं होती है, तो पाकिस्तान सुधर जाएगा। फिलहाल तो देखो इसकी संभावना लग नहीं रही है। और बात करें कश्मीर की, देखो पाकिस्तान की ना, जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना था कि मुस्लिम्स के लिए अलग देश पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए अलग से देश इंडिया, लेकिन इंडिया ने कभी इस 2 नेशन थ्योरी को माना नहीं था। इंडिया ने हमेशा से ये बोला है कि हम देखो एक सेकुलर कंट्री हैं और अलग अलग धर्मों के, जातियों के, अलग अलग सेक्शंस के लोग हमारे देश में मिलजुल के रहते हैं। तो कश्मीर जहां एक तरफ पाकिस्तान के लिए अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को साबित करने का एक तरीका है, और इंडिया के लिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को साबित करने का सबसे बड़ा हथियार आप कह सकते हो कश्मीर है। तो 2 आइडियोलॉजीज के बीच में ये लड़ाई है, इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाली, पाकिस्तान की मुस्लिम आइडेंटिटी। लेकिन देखो यहां पे एक चीज बतानी जरूरी है, इंडिया के लिए अब कश्मीर कोई इशू है ही नहीं। इंडिया के लिए कश्मीर का इशू सिर्फ इतना है कि पीओके हमारा हिस्सा है, हमें लेना है। इंडिया सिर्फ एक ही चीज को इशू बताता है, वो है टेररिज्म। और एक यहां पे जो ये पूरा क्लैश हुआ उसमें आप कह सकते हो
एक जो हमारी कमी रह गई, जानते हो क्या है? पाकिस्तान सक्सेसफुली कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर गया। इंटरनेशनलाइज कैसे कर गया? आप देखो, ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसमें भी कश्मीर इशू पे बात की हुई है कि हाँ, कश्मीर के इशू पे इंडिया और पाकिस्तान बात करेंगे। इंडिया करेगा नहीं, लेकिन ट्रंप चाचा ने वैसे ही लिख दिया। लेकिन देखो, असली इशू क्या था? असली इशू था टेररिज्म। पाकिस्तान ने जो टेररिज्म हमला करवाया। लेकिन वर्ल्ड में थोड़ा बहुत नैरेटिव क्या चला गया? कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो यहां पे हमारा नैरेटिव थोड़ा कमजोर रह गया। तभी ट्रंप चाचा जो हैं वो कश्मीर को लेके ट्वीट किया, उन्होंने टेररिज्म को लेके ट्वीट नहीं किया। समझ गए? पाकिस्तान हमेशा से यही चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं आनी चाहिए हमारे इन्वॉल्वमेंट के बिना। जानबूझ के वो कश्मीर इशू को बार बार इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है, बार बार। जैसे यूएन में ना कोई भी बात हो, किसी भी इशू पे यूएन में डिबेट चल रही है, चाहे पॉवर्टी से संबंधित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित, पाकिस्तान हर इशू पे ना कश्मीर को बीच में लेके आता है, हर इशू पे। एक्चुअली में दिक्कत क्या है? एक चीज जो पाकिस्तान नहीं पचा पा रहा है वो ये है, पहले ना पाकिस्तान इंडिया किसी टाइम में थोड़े बराबर हुआ करते थे, पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने ज्यादा तरक्की की, पाकिस्तान पिछड़ता चला गया क्योंकि टेरर के साथ में उसका ऑब्सेशन था और बिना किसी जस्टिफिकेशन के इन्होंने अपने डिफेंस पे ज़्यादा खर्च किया। इस वजह से पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं हो पाई। आज के समय में पाकिस्तान में हालात ये हैं, इन्फ्लेशन 30% से ज़्यादा है, वहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया काफ़ी आगे निकल गया है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान ये बात पचा नहीं पा रहा है। पहले जैसे यूएस के राष्ट्रपति आते थे तो वो इंडिया पाकिस्तान दोनों देशों में विजिट करते थे। इंडिया पाकिस्तान को हमेशा इकट्ठा करके देखा जाता था। इकट्ठा मतलब इंडिया हाइफन पाकिस्तान। लेकिन अब इंडिया इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है कि विभिन्न देशों ने ना पाकिस्तान को इंडिया से डी हाइफनेट कर दिया है कि यार ये पाकिस्तान तो लल्लू सा देश है, इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, इतना ग्रो कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया की। तो ये बात पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। सब ने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है, यूएसए ने इग्नोर कर दिया, चाइना भी अब कुछ खास सीरियस नहीं ले रहा है। तो पाकिस्तान थोड़ा इनसिक्योर, इंफीरियर फील कर रहा है और अपनी रेलेवेंसी जाहिर करने के लिए असीम मुनीर के कहने पे ये अटैक करवाया गया है। तभी उसने इतनी खराब स्टेटमेंट दी, जैसे कि देखो कि हिंदू और मुस्लिम्स अलग अलग हैं। मतलब ये वहां की आर्मी का जनरल इतनी बेतुकी स्टेटमेंट दे रहा है तो उस देश से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपने ये भी नहीं सोचा कि आप हिंदू मुस्लिम्स को अलग बता रहे हो तो आपके देश में ही, पाकिस्तान में अभी हिंदू रहते हैं, उनके खिलाफ में कैसे हेट्रेड फैल सकता है? आप इसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो। एक राइटर तो बोलते हैं एक्चुअल में देखो कश्मीर इशू नहीं है, इशू यही इकोनॉमी का है। हमारे मुंबई में हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, यहां पे हमला हुआ, क्या था? यही तो था कि इंडिया की इकोनॉमी को क्रिपल डाउन करना है। तभी तो पाकिस्तान से आए थे आतंकवादी। कश्मीर की इकोनॉमी फल फूल रही थी, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा पाकिस्तान को कि कैसे हो सकता है हमारे बिना, तो उन्होंने क्रिपल डाउन कर दिया। बट देखो इस बार इंडिया की तरफ से जो एक्शन रहा काफी इंटेंस रहा। अब तो इंडिया ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि कोई भी टेरर अटैक उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। सीज फायर बेशक हुआ है, लेकिन जैसे इंडस वाटर ट्रीटी उसको होल्ड पे किया गया था, वो सारी चीजें अभी होल्ड पे हैं और इंडिया ने बोल दिया है कि इंडिया सभी इश्यूज पे अभी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ में। इंडिया ने शुरुआत में देखो अच्छा खासा नैरेटिव बिल्ड किया कि हम सिर्फ टेररिज्म के अगेंस्ट रिटालिएट कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब थोड़ा टेंशन्स बढ़ गई तो फिर एकदम से नैरेटिव कश्मीर पे चला गया टेररिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि दोनों देखो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं, तो वर्ल्ड को भी डर लगने लगता है। इंडिया हमेशा थर्ड पार्टी मीडिएशन वैसे रिजेक्ट करता है, लेकिन इस बार ट्रंप ने इंडिया की बेइज्जती करवा दी। मतलब क्रेडिट चोर बोल रहे हैं सब ट्रंप को कि क्रेडिट लेना चाहते हैं कि देखो मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता करवा दिया, सुलह करवा दिया, सीज फायर करवा दिया। लेकिन देखो इंडिया के लिए एम्बेरसमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि इंडिया कभी भी मीडिएशन को तवज्जो नहीं देता है, मीडिएशन को नहीं मानता है।
और पाकिस्तान देखो हर बार सेम स्टोरी रिपीट करता है, सेम स्टोरी कैसे? चाहे वो 65 का वार हो या 71 का वार हो या 99 का कारगिल कन्फ्लिक्ट हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हो या फिर अभी पहलगाम अटैक के बाद जो हमने जवाब दिया, हर बार जो भी कन्फ्लिक्ट होता है ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान डोमेस्टिकली यानी अपनी देश की जनता के लिए ऐसा नैरेटिव प्रेजेंट करता है कि जैसे हम युद्ध जीत गए, हमने इंडिया को सबक सिखा दिया। 71 में तो चलो वो कर नहीं सकते थे, बांग्लादेश के रूप में अलग से देश बन गया, 90,000 उनके सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया। लेकिन एक बात बताऊं, किससे यहां तक हैं, इवन 71 के वार में ना जब तक सरेंडर नहीं किया था, एक दिन पहले भी वहां के रेडियो पे यही आ रहा था कि पाकिस्तान जीत के करीब है और उन्होंने इंडिया को सबक सिखा दिया है। अगले दिन खबर आई कि हाँ 90,000 सोल्जर्स ने उनके सरेंडर कर दिया है। अभी आप पाकिस्तान की वेबसाइट्स देखोगे ना, वो इस प्रकार से जश्न बना रहे हैं कि जैसे हमने इंडिया को सबक सिखा दिया। मतलब उसकी सेम रणनीति है, थोड़ा बहुत कुछ कर दो, अपने देश की जनता को बोल दो कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने देखो इंडिया को जवाब दे दिया और थोड़ा और बजट ले लो। सेम हर कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की सेम स्ट्रेटजी रहती है। हर कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान विक्टिम का रोना रोता है कि हम तो विक्टिम हैं, जबकि देखो ये जग जाहिर है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पे मिला था। हाफिज सईद खुला घूमता है लाहौर में, लाहौर कैंट से 10 किलोमीटर दूर हाफिज सईद जो मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार है उसका ठिकाना है। और कितने सबूत चाहिए? मतलब 99 जो फ्लाइट हाईजैक का आरोपी है, अपराधी है, वो मारा गया इस हमले में। आतंकवादी यूएस डेजिनेटेड डैनियल पर्ल जर्नलिस्ट का हत्यारा मारा गया इस भारत ने जो स्ट्राइक्स किए टेरर साइट्स पे। और क्या जवाब चाहिए, मतलब और क्या सबूत चाहिए कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर नहीं करता है? देखो जो रैशनल पर्सन है ना, जो भी रैशनल पर्सन है, सबको पता है कि पाकिस्तान खुलेआम टेररिज्म को सपोर्ट करता है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, पहलगाम में आतंकवादियों ने ना एक गन का इस्तेमाल किया, कौन सी? M4 थी शायद, पता नहीं, मतलब ऐसा ही नाम है, आप एसेंस समझिएगा पॉइंट की। ये वो गन है जो पाकिस्तान, जो यूएस से छोड़ के गया है अफगानिस्तान में, जो एकदम से भाग गया। अब ये कश्मीर में कैसे पहुंच सकती हैं पाकिस्तान की मदद के बिना? ये तो सीधी सी बात है। राइटर बोलते हैं पाकिस्तान में ना बोनसाई डेमोक्रेसी है। बोनसाई डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है एक ऐसा पेड़ जो लगता तो बाकी पेड़ों की तरह है, लेकिन जिसे आर्टिफिशियली जानबूझ के स्टंटेड रखा गया है, मतलब जानबूझ के उस पेड़ की ग्रोथ नहीं होने दी गई है। ऐसी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में। वहां के जो मिलिट्री है, सिविलियन लीडरशिप को स्टंटेड रखा हुआ है। एक भी प्रधानमंत्री ने वहां पे अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया है। आर्मी पूरी तरह से डोमिनेट करती है फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी में। और वहां का जो जनरल है, आर्मी चीफ है असीम मुनीर, इसने कश्मीर को जगुलर वीन कहा था 15 अप्रैल के आसपास जो स्पीच दी थी। और उसी के बाद में, उसी समय इसने हिंदू मुस्लिम्स की बात की थी, तभी ये अटैक हुआ पहलगाम वाला। तो ये देखो कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट लगता है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? देखो एक और सच्चाई आपको बताऊं, शायद आपको हैरानी होगी। देखो इकोनॉमिकली वैसे इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया है। हमारी इकोनॉमी का साइज पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज से अब काफ़ी बड़ा है। लेकिन ना डिफेंस में जितने गुना का गैप होना चाहिए ना, इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस में जितने गुना गैप होना चाहिए उतना गुना गैप नहीं है। जाहिर तौर पे इंडिया भारी पड़ता है पाकिस्तान पे, डिफेंस में काफ़ी भारी पड़ता है, लेकिन राइटर बोलते हैं बहुत ज़्यादा भारी पड़ना चाहिए। मतलब जैसा इंडिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी में डिफरेंस है ना भाई, इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी के 10 गुना ज़्यादा है, शायद जितनी भी है उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो उतने गुना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री होनी चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री से। अभी फिलहाल उतना गैप नहीं है इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री में। जब इतना गैप आ जाएगा ना, तो फिर पाकिस्तान बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगा। देखो जिस प्रकार से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जवाब दिया ना, वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। बट मैं दिल से बोलूं तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान के संदर्भ में कि ये तो क्या ही देश है, मतलब जिस हिसाब से इंडिया ने मेहनत की है, तरक्की की है। लेकिन फिर ये हो सकता है हमारी स्ट्रेटजी है कि हमने मिलिट्री पे उतना खर्च किया नहीं है जितना करना चाहिए था, हमने अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दिया है।
समझ गए पॉइंट? आप समझे नहीं समझे? ध्यान से सुनिएगा, कहीं गलत एस्पेक्ट में ले जाओ। इंडिया ने जिस प्रकार से जवाब दिया पाकिस्तान को, बहुत बढ़िया जवाब दिया, पाकिस्तान ठहरा ही नहीं मतलब उस जवाब के सामने में। लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। शायद आप में से कुछ लोग भी, उन्होंने भी एक्सपेक्ट ज्यादा किया होगा। और ज्यादा एक्सपेक्ट करना मतलब टेक्नोलॉजी में, समझ रहे हो, ना कि आर्म्ड फोर्सेस में। आर्म्ड फोर्सेस की इंडिया की बहादुरी का तो कोई है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि मैं ज्यादा एक्सपेक्ट किया था मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में। तो इंडिया को अभी क्या करना चाहिए? ये सारे पॉइंट्स हैं। देखो इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी अभी तो होल्ड पे रखी है, रिव्यू करनी चाहिए। और डिप्लोमेटिकली पीओके पे और ज़्यादा क्लेम इंडिया को लगाना होगा। और इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अभी नो फर्स्ट यूज़ है, इसे चेंज करने के बारे में इंडिया सोच सकता है। एलाइज के साथ में मिलके ग्लोबल रिस्पॉन्स होना चाहिए टेररिज्म के अगेंस्ट। इंडिया बताए कि देखो यूएस जिस प्रकार से 9/11 के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, हमारी भी सेम लड़ाई है, हम उसी को आगे लेके जा रहे हैं। बलूचिस्तान को कवर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करे बलूचिस्तान में जो लड़ाई चल रही है, ताकि लिवरेज हासिल की जा सके। नेवल और एयर पावर को इंडिया डिप्लॉय करे स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजने के लिए। आगे भी अगर आवश्यकता पड़े तो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रिसाइज स्ट्राइक्स इंडिया करे। साइबर और नरेटिव वारफेयर इंडिया को लड़ना होगा ग्लोबल ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया डाले पाकिस्तान पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के लिए। पाकिस्तान के अंदर देखो, जब तक आर्मी कमज़ोर नहीं होगी ना, तब तक पाकिस्तान शांति कभी नहीं चाहेगा। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो फोर्सेस है ना पाकिस्तान में, उनको इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड करें। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिफेंस संबंधित, उसे भी मजबूत करें इंडिया। जैसे घुसपैठ पहले से बहुत कम हो गई है, नाम मात्र की हो गई है, लेकिन फिर भी ऐसी कोशिश करे कि हो ही ना पाए, असंभव हो जाए। कई सारे लेयर की घुसपैठ, कई सारे लेयर की सिक्योरिटी होनी चाहिए। एक लेयर फेल हुई तो दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस प्रकार से एलओसी और एलएसी पर हाई अलर्ट। और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश करना। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना कि पाकिस्तान विक्टिम नहीं है और परपिट्रेटर है टेरर का। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वुमेन लीडरशिप से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो भारत में और साउथ एशिया में ना, जो वुमेन है ना, हमेशा से प्रोटेस्ट मूवमेंट्स का बैकबोन रही हैं, हिस्सा रही हैं। महिलाएं आपने देखा होगा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं। इवन प्रोटेस्ट के दौरान जो खाना बनाया जाता है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोटेस्टर्स का ध्यान रखती हैं, पुलिस की मार भी खाती हैं। लेकिन जब प्रोटेस्ट में डिसीजन लेने की बात आती है तो टेबल कुर्सी पे महिलाएं नहीं होती, महिलाएं झाड़ू लगा रही होती हैं। आप सबसे पहले ना एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए अलग अलग जगहों का। सबसे पहले उड़ीसा में सिजमाली एक जगह है, वहाँ पे ना माइनिंग की वजह से जो ट्राइबल्स हैं उनका जो फॉरेस्ट बेस्ड जीने का तरीका है वो डिसरप्ट हो रहा था। तो यहाँ पे ना वुमेन लीड कर रही हैं प्रोटेस्ट मूवमेंट। पुलिस का वायलेंस भी फेस कर रही हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं है। फिर देवास झारखंड की बात की जाती है। आदिवासी महिलाओं ने यहाँ पे कोल माइनिंग को ब्लॉक किया ताकि अपना जो एंसेस्ट्रल लैंड है उसे बचाया जा सके। फॉरेस्ट उनका घर है, उनका मंदिर है, उनकी जिंदगी है। तो यहाँ पे भी कौन लीड कर रहा है? आदिवासी महिलाएं। फिर कुडनकुलम की बात की जाती है तमिलनाडु में। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अगेंस्ट फिशिंग कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है। फोरफ्रंट पे कौन है? महिलाएं। आरोप यह है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से कोस्टल इकोलॉजी पे फर्क पड़ेगा, तो लाइवलीहुड प्रभावित होगा। लेकिन देखो कंसल्टेशन की बात आती है तो पंचायत में सिर्फ मेल दिखते हैं, महिलाएं नहीं दिखती डिसीजन मेकिंग में, कंसल्टेशन में। तो राइटर बोलते हैं ये तो देखो बहुत बड़ी आयरनी है। प्रोटेस्ट वुमेन कर रही हैं, मार भी वुमेन खा रही हैं, लेकिन जब फ्री, प्रायर और इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ता है तो उनसे नहीं पूछा जाता। आप बोलोगे सर ये क्या वर्ड आपने इस्तेमाल कर दिया? फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी FPIC। ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल है। जब कोई प्रोजेक्ट वगैरह आता है ना,
तो अफेक्टेड कम्युनिटीज से बिना प्रेशर के पहले से और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में कंसेंट लेना पड़ता है। तो इस कंसेंट को बोलते हैं FPIC कंसेंट। लेकिन जब ये कंसेंट लिया जाता है ना, तो फिर महिलाओं से नहीं पूछा जाता, पुरुषों से पूछा जाता है। इसके बाद राइटर थोड़ा लीगल एंगल से समझाते हैं। हमारे देश में देखो, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए कानून तो है, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है। ग्राम सभा में महिलाओं के रोल को रिकॉग्नाइज करता है ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसके अलावा ये पैसा एक्ट 1996 है। ये पैसा एक्ट 1996 पंचायत को ट्राइबल ऑटोनॉमी देता है और महिलाओं को भी पावर मिलनी चाहिए, ऐसा बोलता है। नेपाल का एग्जाम्पल दिया जाता है। नेपाल में जॉइंट लैंड ओनरशिप का प्रोविजन है। बांग्लादेश में भी महिलाओं को खास, उनकी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का नाम है, खास लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रायोरिटी दी जाती है। तो नेपाल और बांग्लादेश का एग्जाम्पल आप मत लिखिएगा, हमारे एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, पैसा और जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है। बट प्रॉब्लम क्या है? बट देखो राइटर यहां पे प्रॉब्लम बताते हैं। प्रॉब्लम जानते हो क्या है? लैंड टाइटल्स ना आप देखोगे ज्यादातर मेल्स के नाम होते हैं। जमीन ज्यादातर किसके नाम पे होती है? मेल के नाम पे। वुमन के नाम जॉइंट ओनरशिप में भी बहुत कम होता है। और ग्राम सभा का जो इन्वायरमेंट है, ग्राम सभा मतलब गांव में जो एडल्ट वोटर्स होते हैं उनकी सभा, तो ग्राम सभा के इन्वायरमेंट में भी ना मेल डोमिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। और ग्राम सभा की मीटिंग्स होती भी इस समय है जब महिलाएं घर में काम कर रही होती हैं। और जब जनता डिस्प्लेस होती है ना किसी प्रोजेक्ट की वजह से, तो पैसा मिलता है कंपनसेशन का। वो भी देखो किसके नाम पे आता है? घर के हेड के नाम पे आता है। और घर का हेड पुरुष को माना जाता है, महिलाओं को नहीं माना जाता। यानी कंपनसेशन के मामले में भी महिलाओं को पैसा नहीं मिलता, कंपनसेशन से वो बाहर हो जाती हैं। राइटर बोलते हैं देखो समाज में वैसे काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। जैसे 2005 में लॉ अमेंड हुआ था, हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब डॉटर का भी प्रॉपर्टी पे उतना ही हक है जितना का सन का है। लेकिन देखो ट्राइबल एरिया में ना कस्टम्स ज़्यादा चलते हैं बजाय लॉ के। कस्टम्स का रोल ज़्यादा है बजाय लॉ। आदिवासी एरियाज में ना लोकल ट्रेडिशंस बोलते हैं कि लैंड सिर्फ मेल जो उनके वंशज होंगे उनको मिलेगा। ऑफिशियल लॉ साइड में रख दिया जाता है। सिंगल वुमन, विडो या फिर जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स में गिना ही नहीं जाता है। इसके बाद राइटर क्लाइमेट चेंज से लिंक करते हैं इस चीज़ को। अब पानी के लिए जैसे औरतें ना दूर जाती हैं, पहले एक किलोमीटर दूर जाने पे पानी मिल जाता था, लेकिन अब ये एवरेज इंक्रीज हो गया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी लेने के लिए ना 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गरीबी बढ़ने पे सबसे पहला वल्नरेबिलिटी किसको होती है? महिलाओं को होती है। घर में खाना कम है तो महिलाएं सबसे लास्ट में खाती हैं, उनके न्यूट्रिशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बीमार परिवार की देखभाल करनी है, किसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी? महिलाओं की। लेकिन देखो बावजूद इसके क्लाइमेट चेंज से संबंधित पॉलिसीज में महिलाओं का जो से है ना के बराबर है, जबकि महिलाओं के पास में ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज होती है, सबसे ज़्यादा बुरा असर उन पे पड़ता है। तो महिलाओं का कंसल्टेशन तो होना चाहिए क्लाइमेट चेंज संबंधित पॉलिसी अगर बनाई जा रही है तो। राइटर सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये जो कंसेंट की हमने बात की थी ना, FPIC, ये कंसेंट देखो वैलिड ही नहीं होनी चाहिए अगर ये कंसेंट महिलाओं के द्वारा साइन नहीं की गई है। उनसे कंसल्टेशन जरूरी होना चाहिए। जेंडर पर्सपेक्टिव जरूरी है इस कंसेंट में, ये प्रोविजन होना चाहिए। इसके अलावा जैसे ग्राम सभा की मीटिंग हो तो जो सजेशन मैंने पहले दिया, मीटिंग टाइमिंग वुमन के हिसाब से रखी जानी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो सिर्फ वुमन ओनली कंसल्टेशन होना चाहिए, मतलब ऐसा कंसल्टेशन जिसमें मेल को शामिल ना किया जाए। लीगल एड उनको प्रोवाइड की जाए ताकि वो अच्छे से जो कानूनी कार्रवाई है उसे समझ सकें। लैंड ओनरशिप में महिलाओं को इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया जाना चाहिए। उनको डिपेंडेंट या फिर मेल के नाम पे लिस्टेड मत करो, उनको इंडिपेंडेंट लिस्टेड करो। और देखो पॉलिसीज जो महिलाओं के लिए हैं वो सिर्फ पेपर्स पे नहीं रहनी चाहिए, वो ग्राउंड पे भी आनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वुमेन लीडरशिप से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए? मैन्युफैक्चरिंग वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। मैन्युफैक्चरिंग में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की कि पर कैपिटा
जो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिड है हमारे देश में बहुत कम है, और शुरुआत होनी चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस से। वहाँ पे असेंबली लाइन बननी चाहिए। कॉलेज के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए, बच्चों की क्यूरोसिटी टेस्ट की जाए, और कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम ऐसे होने चाहिए कि वो रियल टाइम प्रॉब्लम सोल्व की जाए। जो एग्जांपल मैंने दिया था, किराना स्टोर के लिए बिलिंग सिस्टम बना के दो। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क को वेटेज दी जाए 50%, एडवांस लेबोरेटरी होनी चाहिए, R&D पे सरकार ज़्यादा खर्च करे, कोर इंजीनियरिंग पे फोकस करे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर ये वुमेन लीडरशिप वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। महिलाओं के नाम पे लैंड नहीं होता, FPIC कंसेंट में महिलाओं का दबदबा नहीं होता, जबकि प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में हर जगह महिलाएं आगे रहती हैं। ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो मेल डोमिनेटेड रहती हैं। क्लाइमेट चेंज का बुरा असर ज़्यादा महिलाओं पे है, लेकिन फिर भी क्लाइमेट चेंज संबंधित पॉलिसीज़ में वो नहीं होती। सॉल्यूशंस में राइटर बोलते हैं कि महिलाओं को मतलब मीटिंग्स जो हों अलग से वुमेन ओरिएंटेड हों, जिसमें सिर्फ महिलाएं हों, या फिर ग्राम सभा की मीटिंग्स ऐसे समय पे हों जो महिलाओं के लिए अनुकूल हों, कंसेंट में महिलाओं को शामिल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आज हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया ना सिक्योरिटी से संबंधित, पाकिस्तान के बारे में सीज फायर के बाद, तो उससे रिलेटेड मतलब एग्जैक्टली वही नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये इंडिया के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।